नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे पॉलिटी क्वेश्चन करेंगे, 30 क्वेश्चन करेंगे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेटेस्ट एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं। देखो, जैसे हम पढ़ते हैं अपने पार्लियामेंट को, मतलब संसद को, संसद के हम सदन 2 होते हैं। एक होता अपने पास राज्यसभा और एक होता अपने पास लोकसभा। अगर हम सदन की बात करें तो 2 होते हैं। अगर अंक की बात करें, भाग की बात करें तो राष्ट्रपति को जोड़कर 3 भाग बनते हैं हमारे संसद के। अगर ऐसे ही फिर राज्य की बात कर रहा है, विधानमंडल जो मतलब विधान मतलब कानून बनाते हैं, जो लेजिस्लेशन बनाते हैं, ये कितने सदन होते हैं इसके? 2 सदन किस में है? गुजरात के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, फिर झारखंड के अंदर है। अगर 2 सदन की बात करें ना, तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर 2 सदन हैं। 2 सदन का मतलब होता है पहला विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। 28 राज्य अपने पास ऐसे हैं जिनके पास अपनी विधानसभा है और 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। अब 6 राज्य कौन से हैं? एक साथ साथ मिलते हैं ये। महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक है, तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश है। अगर हम यूपी की बात करते हैं तो उसके साथ उत्तर प्रदेश है। तो अपने 6 राज्य हैं जिसमें दोनों मंडल हैं, मतलब विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। एक चीज़ और बता देता हूँ, अपने पास 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास अपनी विधानसभा है। क्या बोला? अपनी विधानसभा। एक तो है उसके अंदर दिल्ली और एक है उस पांडुचेरी। क्या बोलेंगे? पांडुचेरी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है आज का, मार्च 2022 तक उपबंध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? पहले बात देखो, मौलिक कर्तव्य कितने? 5 हैं, 11 हैं, 9 हैं, 3 हैं। अगर हम अपने मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे ओरिजिनल यानी मूल रूप से संविधान के अंदर नहीं थी, लेकिन एक संविधान संशोधन होता है 1976 में, जिसको हम 42वां संविधान बोलते हैं, संविधान संशोधन बोलते हैं, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। उसके अंदर एक संशोधन होता है 42वां। उसके अंदर कितने? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं यूएसएसआर से। कहाँ से? यूएसएसआर से लिए गए हैं। पहले संख्या इनकी कितनी थी? 10 थी। अब एक और बढ़ा दिया गया। कितनी हो गई? 11 संख्या हो गई। वो कब बढ़ाया गया? वो 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? 2002 के अंदर, जिसमें किसको बढ़ा दिया गया, किसको जोड़ दिया गया? जिसमें 6 से लेके 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, यानी 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा जोड़ दिया गया था इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ ये भी बात समझ में आ गई होगी। एक छोटी और बात बता देता हूँ, जो ये मौलिक कर्तव्य के लिए एक कमेटी बनी थी 1976 में, जिस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो सवर्ण सिंह थे, इसलिए इसको सवर्ण सिंह कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के सम्मान, संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? कौन सा अपने पास? किसकी बात कर रखी है हमने? अपने समानता के अधिकार की बात कर रखी है हमारे पास। समक्ष समानता को दिखाता है। एक बात और बड़े ध्यान से सुनना, हम अपने भाग नंबर 3 यानी पार्ट 3 की बात करते हैं, जिसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं, भाग नंबर 3 को। उसके अंदर हमारे पास फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। क्या बोला मैंने? फंडामेंटल राइट। एग्जाम के अंदर आता कई बार। जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। अब क्या कहा गया? कानून के समक्ष समानता कहाँ पे दिखाई गई है? ये दिखाई गई है आर्टिकल नंबर 14 के अंदर। सभी समान हैं कानून के सामने। अगला क्वेश्चन हम करते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन। एक्स जिसकी आयु 14 वर्ष है, एक कारखाने में कार्यरत है। एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? देखो, कोई
आयु 10 वर्ष है किसी की, माना कि वो कोई भी हो सकता है, क्या बोलेंगे, कोई भी हो सकता है, उसकी उम्र 10 वर्ष है, एक कारखाने में काम कर रहा है, किस प्रकार का उसका जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है। हमने अभी अभी बात की जो फंडामेंटल राइट्स, क्या बोला मैंने, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं हमने भाग नंबर 3 के अंदर, और 12 से लेके 35 तक पढ़े। किसके अंदर पढ़े, 35 तक पढ़े। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, या फिर हम इसको कह सकते हैं समानता का अधिकार है, या स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र 10 वर्ष है अगर वो किसी कारखाने में काम करता है तो हम उसको कह सकते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसका। 14 साल से कम उम्र के बच्चे को हम काम करने के लिए किसी कारखाने में, या फिर हम कह सकते हैं किसी खदान में उसको काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये हमारा फंडामेंटल का हनन होगा, यानी हमारा मतलब जिसका भी जो भी काम करता है। इस पे चाहे तो सुप्रीम कोर्ट सीधी रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत, रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट्स 226 आर्टिकल के तहत। तो कौन सा अधिकार का हनन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का हनन है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 5वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्री परिषद के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है तो वो कर जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषता खालिस्तान से के संविधान से ली, कहाँ से ली गई है। जो अपने पास मौलिक अधिकार हैं जिसको हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, अभी हमने बार बार बात की है क्वेश्चन के अंदर, जो हमारे आर्टिकल 12 से लेके कहाँ तक होते हैं, 35 तक होते हैं, जिसको हमने मैग्ना कार्टा पढ़ा, भाग नंबर 3 के अंदर पढ़ा। कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं जी यूएसए से। कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं हमने। कौन से, अपने फंडामेंटल राइट्स। अगर हम कुछ और बात करें ना, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो हम कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी जुडिशरी क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। एक होता है न्यायिक समीक्षा जिसको हम क्या बोलते हैं, जुडिशरी रिव्यू बोलते हैं। एक राष्ट्रपति का महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, ये भी हमने अमेरिका से लिया गया है। हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने और उपाध्यक्ष के पद पे, इनसे भी संदर्भ में हमने कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिए गए हैं सारी की सारी चीज़ें। अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 7वां क्वेश्चन, छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या खालिस्तान होती है, कितनी होती है, 600 से लेके 1000 तक, 50 से लेके 400 तक, 60 से लेके 500 तक, या 10 से लेके 100 तक। अगर हम बात करें ना राज्यों की तो वो हो सकती है 60 से लेके मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500 हो सकती है। अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें ना, वो यूपी की है 403। किसकी सीट है, विधानसभा की सीट है 403। अब हमारे पास कुछ ऐसे अपवाद भी हैं जिनकी संख्या क्या हो सकती है, कम हो सकती है। जैसे हमने पांडुचेरी की ले ली, पांडुचेरी की 33 है, कम संख्या बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का 8th क्वेश्चन अपने पास, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष डैश में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। हमने पहले भी डिस्कस किया है क्वेश्चन, अभी किस तरह पढ़े हमने, मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, क्या बोलेंगे, मौलिक अधिकारों की बात करते हैं शिक्षा में। हाँ, मौलिक अधिकारों की तो कौन सा, किस में कब जोड़ा गया, 1997 में जोड़ा गया, 1986 में जोड़ा गया, 2000 में जोड़ा गया, 2004 में जोड़ा गया। देखो कब जोड़ा गया, अभी हमने किसकी बात करी थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करी थी, मौलिक कर्तव्य। यानी एक मौलिक कर्तव्य, पहले 10 थे, फिर एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को एजुकेशन देंगे घर वाले, प्रोवाइड करवाएंगे, जरूरी है, ये ड्यूटी बनती है माता पिता की। उसके साथ साथ ये अधिकार भी बनाया गया। वो कब बनाया गया, 86वां संविधान संशोधन पढ़ा था हमने, बिल्कुल पढ़ा था, लेकिन उसमें एक अधिकार भी जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य के साथ वो अधिकार भी बनाया गया। वो कब बनाया गया था, 2002 के अंदर बनाया गया था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, अपना 9th क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से खालिस्तान तक जारी रहती है।
यानी पहली बैठक से कब तक जारी रहेगी वो? 2 साल तक रहेगी, 3 साल तक रहेगी, 6 साल तक रहेगी या 5 साल तक रहेगी? अब ये बात हो गई हमारे सामने। देखो, राज्य की विधानसभा, किसकी बात कर रहे हैं? विधानसभा की बात कर रहे हैं हम, राज्य की। कितने राज्य हैं हमारे पास? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्यों के पास विधानसभाएं हैं, 2 केंद्र शासित दिल्ली और पांडुचेरी, इनके पास अपनी विधानसभा है, बाकी 6 के पास नहीं है। टाइम कितना होता है? अगर पहली बैठक बैठ गई तो उसके नियत कितने टाइम तक बैठ सकते हैं वो? जारी कितने समय तक रहेगी? ये रहेगी जी 5 साल तक। यानी विधानसभा का कार्यकाल कितना टाइम होता है? 5 साल। विधानसभा को पहले भंग किया जा सकता है अगर राज्यपाल चाहे तो। किसकी मंजूरी पे? मुख्यमंत्री की मंजूरी पे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का 10th क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? किसकी बात करें? फिर से राज्य विधानसभा की बात चल रही है। कितना होता है? अभी अभी हमने पढ़ा 5 साल। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अनुच्छेद किसके अनुसार? अनुच्छेद 172 के अनुसार है ये आर्टिकल। अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11th क्वेश्चन। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है? नीति निर्देशक तत्व मतलब हम इसको पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। ये कहाँ पे आते हैं? ये अपने आर्टिकल, जैसे हमने आर्टिकल पढ़ा ना, फंडामेंटल राइट्स भाग नंबर 3 12 से लेके 35 तक। अब 36 से लेके कितने तक पढ़ते हैं? 51 तक पढ़ते हैं। कितने तक पढ़ते हैं? 51 तक। ये अपने होते हैं DPSP, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हम कह सकते हैं इनको। अब किस आर्टिकल के तहत आता है? ग्राम पंचायतों के बारे में। ये ग्राम पंचायतों में 60 में आता है, 55 में आता है, या 50 में आता है, 30 में आता है, या फिर आर्टिकल 40 में आता है। एक बात समझने की है, मैंने जब बोला आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, तो पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया इसके अंदर, इसको तो हमें डिस्कस करना ही नहीं है। अब बचता अपने पास 50 आर्टिकल। 50 में हम पढ़ते हैं जो अपनी कार्यपालिका होती है ना, जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। एक होती है जुडिशियरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, या फिर हम हाई कोर्ट्स की बात करते हैं। जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का क्या होगा? यहाँ पे अलग अलग होंगे। क्या बोला मैंने? दोबारा फिर सुनो। जहाँ पे न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग होंगी आर्टिकल नंबर 50 के अंदर। तो आर्टिकल 40 क्या बनता है अपने पास? आर्टिकल 40 बनता है पंचायतों का गठन। बिल्कुल सही आंसर क्या इसका? डी है। अगर हम आर्टिकल नंबर 30 की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 30 में क्या कहा गया है? अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन चलाने का अधिकार है। दोबारा फिर सुनो, जो अल्पसंख्यक होते हैं ना, वो अपने शैक्षणिक यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जो स्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं उनको, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी चलाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, यानी क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B यानी 43B को खालिस्तान के रूप में जोड़ा गया। बड़े ध्यान सुनना, 43B कहाँ पे आता है? अभी अभी पढ़ा DPSP के अंदर। आर्टिकल नंबर कहाँ से? 36 से लेके 51 तक। बड़े ध्यान सुनना। मौलिक कर्तव्य कहाँ पे आते हैं? आपके आते हैं 51A के अंदर, पेपर के अंदर आता है 51A के अंदर। भाग नंबर क्या है ये? भाग नंबर 4 है ये, 4A के अंदर आता है ये। भाग नंबर केवल 4 की बात करें तो इसमें आपका आता है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी कह सकते हैं इसको 4 के अंदर आता है DPSP। और अगर 4 भाग A की करते हैं तो हम करते हैं मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं। अब देखो 40 क्या, एक बात बताओ, मौलिक अधिकार कहाँ से आते हैं? भाग नंबर 3 में आते हैं। तो 12 से लेकर 35 हमने इसको बार बार पढ़ा है, तो डी आंसर तो नहीं हो सकता, बी भी आंसर नहीं हो सकता। क्या ये संवैधानिक निकाय है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? जिसके बारे में संविधान में कुछ लिखा गया, जैसे हम पढ़ते हैं अपना आर्टिकल नंबर 280 यानी फाइनेंस कमीशन पढ़ते हैं, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल नंबर 124, इसमें भी क्या, ये हमारा संवैधानिक बॉडी है। तो हम कह सकते हैं ये कहाँ पे ये बात कर रखी है? DPSP यानी राज्य नीति के निदेशक तत्वों के बारे में बात की है यहाँ पे। तो सी आंसर इज द राइट आंसर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का 13वां क्वेश्चन।
भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसके पास खालिस्तान वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ले। देखो किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर हम बात कर सकते हैं किसी भी राज्य का गवर्नर यानी राज्यपाल। दोनों के लिए अगर उम्र की बात करें तो उनके लिए कम से कम उम्र होना जरूरी है 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष होना जरूरी है। तो इसका 35 वर्ष ऑप्शन अपने पास सी, 35 वर्ष उसका होना जरूरी है। अगर हम एक आधी चीज़ और पढ़े ना इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो उसकी आयु तो 35 वर्ष पढ़ ली हमने। किसकी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। वो भारत का नागरिक होना भी जरूरी है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। अगर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो उसको राष्ट्रपति पद के लिए वो उम्मीदवार के लिए क्या है, वो योग्य नहीं है। एक और चीज़ है, वो लोकसभा के सदस्य चुने जाने की शर्तों को पूरा करता हो, ये भी उसके लिए शर्त होना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है। किसकी बात कर रही है? लोकसभा चुनाव। उसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा कितनी जहां जहां से वह चुनाव लड़ सकता है? एक बात बड़ी ध्यान समझना, यहाँ पे सांसद की बात है। जो लोकसभा के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो कितनी जगह से लड़ सकता है? कम से कम जहां से चुनाव लड़ सकता है अनंत, यानी मतलब कितने लड़ सकता है? 2, 3 या फिर 1। इसका जो सही जवाब रहेगा जी वो रहेगा जी 2। सिर्फ और सिर्फ 2 जगह से लड़ सकता है। कैसे? पहले भी हुआ है 1969 से पहले, यानी 1996 से पहले कोई प्रतिबंध नहीं था। लेकिन एक और बताते हैं हम आपको, 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। कहाँ से? लखनऊ से, बलरामपुर से, मथुरा से। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों के अनुप्रयोग में के बारे में बताता है? अनुप्रयोग मतलब हम इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। कोई भी इसको यूज करेगी स्टेट का मतलब राज्य है, राज्य का मतलब वो गवर्नमेंट। ये एक तरह की गाइडलाइंस होती है गवर्नमेंट के लिए। हमने बार बार आर्टिकल की बात की। आर्टिकल कहाँ से? 36 से लेके 51 आर्टिकल तक बात करता है। भाग नंबर कौन सा? 4। सीधा एग्जाम के अंदर आता है। ये किस भाग के अंदर बात की गई है? 4 भाग के अंदर बात की गई है डीपीएसपी के अंदर। तो कौन सा अपने पास वो अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है अपने पास 37। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 37 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 45 के अंदर 45 आर्टिकल के अंदर क्या कहा गया है? बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है 45 के अंदर। अगर हम 42 की बात करें तो काम को न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों और के लिए बनाना जरूरी है। यानी एक ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जिसमें क्या कर सकता है? मानव काम कर सकता है, जहाँ पे पर्सन क्या कर सकता है? कोई भी व्यक्ति अच्छे तरीके से काम कर सकता है। उसको माहौल को बनाना जरूरी है। किसकी ड्यूटी बनती है? ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 16 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार खालिस्तान वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता। तो उसकी उम्र बतानी है हमने। तो ये किसके बारे में बात कर रखी है? बच्चे के। भारतीय संविधान में कहाँ पे कही गई है ये बात? कितनी उम्र से? हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को एजुकेशन दी जानी चाहिए फ्री के अंदर। अभी हमने इससे पहले भी बात की थी। कहाँ पे? हमने आर्टिकल नंबर 45 पढ़ा था, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान पढ़ा था डीपीएसपी के अंदर। अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं 21, क्या बोलेंगे? 21 ए, इसमें क्या कहा गया? ये फंडामेंटल राइट्स है, उसको एजुकेशन देनी पड़ेगी। कितने उम्र तक बच्चों से काम नहीं करा जा सकता खतरनाक जगहों पर? तो 14 वर्ष से कम बच्चों को काम के लिए नहीं करा सकता, यानी काम नहीं करवा जा सकता। अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से हम काम करवा सकते हैं तो इस शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा, हनन होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का 17वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुल
कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है। संयुक्त का मतलब होता है ज्वाइंट सीटिंग। किसकी बात कर रहे हैं हम? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का मतलब ज्वाइंट सीटिंग। ज्वाइंट सीटिंग का मतलब होता है संसद की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये होता है आर्टिकल 108। कितना होता है? आर्टिकल 108 की बात करते हैं। 108 आर्टिकल में क्या कहा गया है कि अगर मान लेते हैं संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर किसी भी बात को लेकर मतभेद होता है, या कोई भी बिल, सामान्य बिल, किसकी बात करें? सामान्य बिल, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संवैधानिक संशोधन बिल की बात नहीं, किसी भी सामान्य बिल की बात की गई है यहाँ पे। सामान्य बिल को लेकर अगर वो पास नहीं होता तो क्या करता है वहाँ पे? राष्ट्रपति के पास पावर है, ज्वाइंट सीटिंग को बुला सकता है, लेकिन उसको चेयर करेगा केवल और केवल लोकसभा का अध्यक्ष, उसको चेयर करेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आर्टिकल कौन सा था? 108। एक बार इसको भी देख लेते हैं। आर्टिकल 110 काफ़ी बार पेपर के अंदर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है। आर्टिकल नंबर 110, कोई बिल धन विधेयक की परिभाषा था। क्या बताता है ये मनी बिल के बारे में बताता है हमारे को, आर्टिकल नंबर 110। अब 108 आर्टिकल के बारे में बताते थे। उच्चतम न्यायालय की बैठकों में, देखो जो उच्चतम न्यायालय होता है ना, यानी सुप्रीम कोर्ट होता है, उसमें जो रिटायर हो चुके हैं ना जो जज, उनको भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर उपस्थित हो सकते हैं, वो भी उनको उपस्थित किया जा सकता है, उपस्थित हो सकते हैं वो भी। कौन? सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं। आर्टिकल नंबर अगर हम 75 की बात करते हैं तो भारत में जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल और मंत्री परिषद के बारे में बात करता है अपने पास, आर्टिकल नंबर 475। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? मतलब क्या ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है मौलिक करते हुए? नहीं जी, बार बार हमने बात की, फंडामेंटल जो ड्यूटी ली गई है ना, वो ली गई यूएसएसआर से ली गई हैं। अगर हम न्यायिक, अभी देखा था हमने, जिसको क्या बोलते हैं? जुडिशियरी रिव्यू बोलते हैं, न्यायिक समीक्षा बोलते हैं। कहाँ से ली गई हैं? ये ली गई हमारी यूएसए से। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, ये कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। ये यूएसएसआर, ये यूएस से, ये भी यूएस से। तो बचा क्या अपने पास है? संसदीय सरकार बचा है। बी आंसर इसका सही होगा। कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं जो हमारे कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। क्या है उसमें? कानून का शासन भी है, उसके बाद विधायी प्रक्रिया भी है, यानी लेजिस्लेटिव जो प्रोसेस है वो है, सिंगल सिटीजनशिप है, कैबिनेट की जो कैबिनेट सिस्टम है वो भी लिया गया वहाँ से, और संसद के जो विशेष अधिकार होते हैं वो भी लिए गए हैं, और द्विसदनीयता भी ली गई। संसद में द्विसदनीयता मतलब लोकसभा और राज्यसभा कहाँ से ली गई हैं? सारी की सारी ब्रिटेन। सभी चीज़ों को लिख देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा, यहाँ से कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने पास क्या है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? संघ सूची मतलब हम किसकी बात करते हैं? यूनियन लिस्ट की बात करते हैं। अपने पास चौथी अनुसूची में कहा गया है, 9वीं अनुसूची में कहा गया है, 7वीं अनुसूची में कहा गया, 10वीं। बड़े ध्यान सुनना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इसका सही जवाब रहेगा चौथी अनुसूची के। एक मिनट सुनो वापस आओ। किसमें, किस अनुसूची के अंदर कहा गया है? ये कहा गया 7वीं अनुसूची के अंदर। क्या बोलेंगे? 7वीं अनुसूची में कहा गया है संघ सूची संबंधित है, क्योंकि इसमें 7वीं अनुसूची में क्या है? 3 सूचियां बनाई गई हैं। एक राज्य सूची बनाई गई है, क्या बोलेंगे? एक राज्य सूची बनाई गई है, एक संघ सूची बनाई गई है, एक समवर्ती सूची बनाई गई है। समवर्ती सूची बनाई गई है। जो कानून बनाने का अधिकार अगर केवल और केवल राज्य को है तो राज्य सूची बोलेंगे। जहाँ पे कानून बना सकता केवल संघ, वो वहाँ पे संघ सूची के अंतर्गत आता है, और जहाँ पे कानून बना सकते हैं दोनों, राज्य भी और संघ भी, वहाँ बना, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। तो कौन सी 7वीं अनुसूची के अंदर क्या है? यानी किसको बांटा गया? सब्जेक्ट को बांटा गया है। कौन सा सब्जेक्ट किसके पास होगा? राज्य के पास कौन सा रहेगा, संघ के पास कौन सा रहेगा, और दोनों के पास कौन सा रहेगा? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ें देख लेते हैं। 10वीं अनुसूची पढ़ते हैं हम दल बदल, यानी एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी को छोड़कर तीसरी पार्टी में। अगर हम इसको बोलें तो इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोल सकते हैं। ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। ये पता कौन सा? ये 52वां संविधान संशोधन था। क्या था ये? 52वां संविधान संशोधन था, और ये कब हुआ था? 1985 के अंदर हुआ था। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं चौथी अनुसूची के बारे में, पढ़ लेते हैं। चौथी अनुसूची में
जो राज्यसभा में ना सीटों के बंटवारे से किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, किस राज्य को विधानसभा में कितनी सीट मिलेंगी, ये सभी किस में चौथी अनुसूची के अंदर कहा है। अब 9वीं अनुसूची में बारे में पढ़ लेते हैं। 9वीं अनुसूची के बारे में क्या कहा गया है। केंद्र के और राज्य के कुछ ऐसे कानून हैं जिनको 9वीं अनुसूची के अंदर रखा गया। क्यों रखा गया है? कुछ कानून ऐसे हैं जो राज्य भी और केंद्र भी ये चाहता भाई इसमें जुडिशरी का, इसमें न्यायपालिका का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई कानून बना देता है, राज्य बना देता है, या फिर कोई कानून केंद्र बना देता है, तो उसमें जुडिशरी रिव्यू हमने पढ़ा, यानी न्यायिक प्रोलोकन हमने पढ़ा। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, उसके अंदर उसका न्यायिक प्रोलोकन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं ये संवैधानिक तरीके से बनाया गया कानून है या नहीं है, चेक कर सकते हैं। लेकिन 9वीं अनुसूची में डालने के बाद उसको चेक नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, चलो भाई ठीक है, मान लिया आप राज्य, आप केंद्र किसी भी कानून को 9th अनुसूची के अंदर, 9वीं अनुसूची के अंदर, 9th शेड्यूल के अंदर रख दो, कोई दिक्कत नहीं हमारे को, हम उसको चेक नहीं करेंगे। बट हमारी बात को ध्यान में देना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। किस बात का? भाई तुम कानून जो बनाओ मर्जी आपकी है, लेकिन वो जो कानून बनाया गया ना, वो आपका फंडामेंटल राइट्स को और वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का, आधारभूत ढांचे का, किसके? संविधान के आधारभूत ढांचे को और फंडामेंटल राइट्स को हनन नहीं करेगा। बाकी करो जो करना है आपको, बेसिक स्ट्रक्चर को और फंडामेंटल राइट्स को वो आपका कानून हनन नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार सजा नहीं मिलेगी? कौन सा आर्टिकल है? 18 आर्टिकल, 28 आर्टिकल, 20 आर्टिकल या फिर 21 आर्टिकल? 21 आर्टिकल हमने पीछे पढ़ा था, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार हमने पढ़ लिया है, ये तो इसका आंसर नहीं है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अपने पास 18 आर्टिकल। ये अपने पास जो 18 आर्टिकल है ना, ये हम पढ़ते हैं 14 आर्टिकल से लेके 18, समानता का अधिकार पढ़ते हैं, ये तो नहीं हो सकता। इसमें 18 आर्टिकल में क्या कहा गया है? उपाधियों का त्याग। क्या कहा गया है? उपाधियों का त्याग। जितने टाइटल्स है ना, जैसे नवाब का टाइटल है, महाराजा का टाइटल है, अब वो टाइटल क्या कर दिए? उनका अनुमोदन कर दिया गया, अब वो टाइटल नहीं रहे हैं आर्टिकल 18 के तहत। अगर हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर अपना 28वां में क्या कहा गया है? जितने भी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे जो धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक स्वतंत्रता में उपस्थित हो सकता है कोई भी इंसान, क्या बोलेंगे? वहाँ पे जो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी शिक्षण संस्थान है ना, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक उपासना में उपस्थित होने का अधिकार है, ये तो नहीं हो सकता। तो बच्चा अपने पास कौन सा? आर्टिकल नंबर 20 में ये जो लिखी है बात ऊपर बिल्कुल साफ कही गई है, किसी भी व्यक्ति को एक बार अपराध करने के बाद उसके बारे में उसको 2 बार सजा नहीं मिल सकती। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, कौन सा अपने पास उसका हिस्सा नहीं है? अगर हम इसकी बात करते हैं ना, क्या स्वतंत्रता? बिल्कुल स्वतंत्रता हमारे प्रस्तावना का भाग है, समानता भी बिल्कुल है, न्याय भी बिल्कुल है। उसके बाद हम कुछ और चीज़ पढ़ लेते हैं ना, इसके अंदर जो कुलीन तंत्र नहीं है अपने पास, क्या बोलेंगे? कुलीन तंत्र नहीं है इसका आंसर। एक दो चीज़ और पढ़ लेते हैं, हमारे प्रस्तावना में क्या कहा गया है। जो देखो, अगर हम प्रस्तावना की बात करते हैं ना, सीधा पता कैसे शुरू होता, कैसे शुरू होता वो, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे लिखा जाता है। अब एक चीज़ और देखते हैं, भारत को एक संप्रभु, क्या बोलेंगे? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में देखा गया है। और चीज सुनो, सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को सुरक्षित करने का संकल्प भी दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कौन सा? 22वां क्वेश्चन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280
किस संवैधानिक निकाय, मानी अब पढ़ा था पहले पढ़ा था क्वेश्चन के अंदर, हमने शायद 2-3 क्वेश्चन के अंदर या 1 या 2 क्वेश्चन के अंदर आ गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक निकाय के बारे में 280 आर्टिकल क्या कहता है। माल और सेवा कर परिषद, भारतीय सुनो इसको, जो हम पढ़ते हैं ना GST काउंसिल, ये वो है, गुड एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है ये। उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग, बिल्कुल। एक ये आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब जो चुनाव कराने का काम करता है, आर्टिकल नंबर कितना 324 आर्टिकल के तहत आता है। और 324 आर्टिकल में क्या कहा गया है, जो हमारा चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो क्या करेगा, चुनाव का अधीक्षण करेगा, निर्देशन भी करेगा, उसको कंट्रोल भी करेगा, सुपरविजन भी करेगा, निर्देश भी करेगा, गाइडलाइंस भी देगा। वो कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कितने मेंबर होते हैं इसमें, 3 मेंबर होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 मेंबर होते हैं इसके अंदर। एक तो क्या होता है, मुख्य होता है, 2 अन्य होते हैं। अगर कोई डिसीजन लेना पड़ता है किसी मामले से संबंधित तो मेजोरिटी से लिया जाता है, 2 से लिया जाता है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसका चुनाव कराता है, जो अपनी पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट में चाहे लोकसभा है या राज्यसभा है, या फिर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तीनों के कराता है। फिर हम राज्य की विधानसभाएं हैं उनके कराता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। भारत के न्यायवादी, आर्टिकल नंबर किस में आता है, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये आता है आर्टिकल नंबर 76 के अंदर। यानी इसको हम कहें ना महान्यायवादी, इसको गवर्नमेंट का वकील भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट का वकील भी कहा जाता है, आर्टिकल नंबर 76 के अंदर है। तो इसका जो आर्टिकल नंबर 280 है, तो कौन सा आंसर सही रहेगा, वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। इसके अंदर मेंबर होते हैं 5, एक तो इसके अंदर चेयरमैन होता है, 4 अन्य मेंबर होते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान ने खालिस्तान के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। कहाँ से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, फ्रांस से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, या फिर दक्षिणी अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर हम बात करें ना, इसका सही आंसर संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो कहाँ से ली गई है, दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है अपने पास संविधान संशोधन की प्रक्रिया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और चीज़ अगर हम चाहें ना, देख सकते हैं जो संविधान संशोधन है ना, ये कौन करता है, बड़े ध्यान सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान संशोधन की केवल और केवल जो पावर है ना, केवल बोला मैंने, केवल ओनली संसद के अंदर है। किसके अंदर है, संसद के अंदर। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 368 के तहत केवल और केवल संसद कर सकता है संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना 24, उपाधियों का अनुमोदन हमने पढ़ा था पहले, आर्टिकल नंबर, अभी क्वेश्चन आता है, आर्टिकल नंबर कितना था वो, 18 आर्टिकल। महाराजा की है उपाधि, उसके बाद नवाब की है, इनको हम अब नहीं ले सकते, इनका अनुमोदन कर रखा है। तो किस आर्टिकल के तहत आता है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक योग्यता नहीं है बिल्कुल भी। आर्टिकल नंबर हमने 14 से लेकर कहाँ पढ़ा था, 18 तक। समानता का अधिकार किस में आता है, आर्टिकल नंबर समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 में आता है, यानी समता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ तक आता है अपने पास, 19 से लेकर 22 तक। और उसके बाद अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार बात करते हैं तो हम ये कहाँ पे पढ़ता है अपने पास, ये पढ़ता है जी आर्टिकल नंबर 23 और 24। किसकी बात करते हैं, आर्टिकल 23 और 24। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम जो बात करते हैं ना, ये अपने कौन सा बता, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ये कहाँ पे आता है, आर्टिकल नंबर 29 और 30 में आता है। किस में आता है ये, आर्टिकल नंबर 29 और 30 में आता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा 25वां क्वेश्चन, राज्यसभा की अध्यक्षता खालिस्तान द्वारा की जाती है, जबकि लोकसभा की अध्यक्षता खालिस्तान द्वारा की जाती है। अब राज्यसभा के लिए कौन होता है, चेयरमैन, जिसको हम क्या बोलते हैं, उपराष्ट्रपति बोलते हैं। उपराष्ट्रपति कहाँ पे है, पहले के अंदर है, बिल्कुल सही है, मतलब बी ऑप्शन के अंदर है, राष्ट्रपति तो नहीं करता। और आगे देखते हैं, जबकि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर करता है, जिसे क्या बोलते हैं, सभापति कहते हैं। इसका सही आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। प्रधानमंत्री नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 26, सत्र के दौरान संसद खालिस्तान से शुरू होती है, किससे शुरू होती है, शून्यकाल से होती है, प्रश्नकाल से शुरू होती है, अवकाश से शुरू होती है, ध्यानाकर्षण से प्रस्ताव शुरू होते हैं। ये जो शुरू होती है ना, ये होती है हमारी प्रश्नकाल से। क्या बोलेंगे, जो हमारा संसद का सत्र होता है ना, 3 सत्र होते हैं अपने पास। एक तो होता है
विंटर, एक होता है अपने पास ग्रीष्म। 3 सेशन की बात कर रहे हैं, किसकी? 3 सेशन होते हैं अपने पास। एक विंटर सेशन होता है, एक बजट सेशन होता है, एक मानसून सेशन होता है। अगर हम बात करते हैं बजट सेशन की, ये फरवरी से मई होता है। फिर उसके बाद अगर मानसून सेशन की बात करते हैं, जुलाई से लेकर सितंबर होता है। एक विंटर सेशन होता है अपने पास, नवंबर दिसंबर में होता है। ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। जो प्रश्नकाल होता है इसमें प्रश्न पूछ जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं? सांसद प्रश्न उठाते हैं इसके अंदर। और कैसे क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, कैसे प्रश्न पूछ जाते हैं? ये पूछ जाते हैं प्रशासनिक गतिविधि से संबंधित प्रश्न पूछ जाते हैं। किससे संबंधित है? प्रशासनिक गतिविधि संबंधित हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं ना शून्यकाल की, शून्यकाल में क्या होता है? सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए जाते हैं इसके अंदर। अगर हम ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव की बात करते हैं तो इसमें भारतीय जो इनोवेशन से संबंधित है ना, उससे संबंधित नियमों पर बात होती है इसके अंदर, प्रक्रिया संबंधित बात होती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। आज का हमारा नेक्स्ट सेशन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, बेगार, अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करने से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो इसका सही आंसर रहेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। तो आर्टिकल हमने पहले पढ़ा था, कौन सा? आर्टिकल 23 और 24 बोलता है इसके बारे में। क्या बोलेंगे? आर्टिकल 23 और 24 कहता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को खालिस्तान द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल को नियुक्त करता है उस राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के महाधिवक्ता या भारत के प्रधानमंत्री। जो इसको अगर राज्यपाल को अगर चुनता है ना, तो कौन चुनता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति चुनाव करते हैं। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, एक दो आर्टिकल पढ़ लेते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं ना किसके संबंध में? राज्यपाल के संबंध में। यानी 153 आर्टिकल, क्या बोला मैंने? 153 आर्टिकल। जितने भी आपके राज्य हैं ना, सभी का क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एक लगे हाथ आर्टिकल पढ़ लेते हैं, 155 आर्टिकल। यानी किसके संबंध में है? राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में है। किसके? नियुक्ति के संबंध में है। आर्टिकल नंबर 156, इसको पढ़ लेते हैं। राज्यपाल की जो चुना गया है ना, उसके लिए अवधि कितनी रहेगी? 5 साल तक चुना गया उसको, पहले भी उसको हटा बुलाया जा सकता है सेंटर के द्वारा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में। एक लगे हाथ और पढ़ लेते हैं, आर्टिकल नंबर 157। क्या बोला मैंने? 157 आर्टिकल पढ़ा हमने। उसमें क्या कहा गया? राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या होंगी? क्या बोला मैंने? उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात की है, योग्यताओं के बारे में बात की है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 159, तो राज्यपाल द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान, या कह सकते हैं ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ गवर्नर। कौन दिलाता है इसको? संबंधित राज्य के जो कोर्ट्स होते हैं ना, उनका मुख्य न्यायाधीश दिलाता है इसको शपथ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार? बार बार क्वेश्चन को हमने पढ़ा, इसको कौन सा है? आर्टिकल नंबर 23, बार बार पढ़ा हमने क्वेश्चन। आर्टिकल नंबर 23 में क्या कहा है? शोषण के खिलाफ विरुद्ध अधिकार है ये। अगर हम आर्टिकल नंबर 20 की पढ़ते हैं, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण कर सकता है। क्या बोलेंगे? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। यानी कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता है ना, तो हम उसके बदले में क्या कर सकते हैं? अपना संरक्षण कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अपने आर्टिकल नंबर 22 की बात करते हैं, 22 में क्या कहा गया है? कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण है। मान लेते हैं गिरफ्तारी कर ली, नज़रबंद किया जाता है, उनके खिलाफ हम संरक्षण कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ये इसके लिए आर्टिकल। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे से हमने डिटेल से क्वेश्चन कर लिया। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से खालिस्तान अवधि के लिए पद धारण कर कितने टाइम के होते हैं? सभी को पता है ये बात। 5 साल के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 5 साल के लिए उसको रखा जाता है। किस आर्टिकल के तहत ये बात कही गई है? ये कही गई 56 आर्टिकल के तहत। किसके आर्टिकल के तहत? 56 आर्टिकल के तहत। अगर एट प्रेजेंट हम बात करें ना अपने वर्तमान प्रेसिडेंट की,
तो वो कौन से नंबर के हैं? वो 15वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। क्या नाम उनका? द्रौपदी मुर्मू है। जो कब से टाइम से उनका, अगर हम बात करें 25 जुलाई 2022 से टाइम है उनका, और 5 साल के लिए रहेगा। आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे जो लेटेस्ट एसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आने वाला जो सीपीओ का एग्जाम है ना, कोई भी एग्जाम है, ऐसे मस्त क्वेश्चन पूछ रखे हैं। छोड़ना मत, एक बात को कॉपी पे राइट लिख लेना। अभी टाइम है, इससे बाहर क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है। अगर आएगा तो हम एक क्लास और लेके आएंगे जिसमें 30 से 40 क्वेश्चन और करेंगे। एक भी क्वेश्चन रहेगा नहीं आपका। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप। धन्यवाद।